प्रगति और आप सभी लोगों का स्टडी विद प्रगति में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट की शुरुआत 19 मार्च सन 1919 ईस्वी में हुई थी और इसको लाने वाले थे सर सिडनी रॉलेट, यानी कि इन्होंने इस कानून को पारित किया था। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? क्रांति का दमन करना। भारत में पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा क्रांतियां हुआ करती थी। जो गरम दल वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रांतियां करते थे, जिसकी वजह से इसका उद्देश्य था कि उन क्रांतियों का दमन करना। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या है। तो इसका असली नाम है अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। लेकिन गांधी जी ने इसको काला कानून का नाम दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका क्या कारण था, ये चीज़ें अब हम लोग जानते हैं। तो देखिए, गांधी जी ने इसे काला कानून इसलिए कहा था क्योंकि जो भी ब्रिटिश सरकार थी उसने पुलिस को ये अधिकार दे दिया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। और तो और इसमें रॉलेट एक्ट में क्या था, अगर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार भी किया जाता है तो वो अगर अपने लिए कोई सफाई पेश करना चाहता है, यानी अपने लिए अगर कोई दलील भी देना चाहता है, तो उसमें वो भी अधिकार नहीं था। दूसरी बात, अगर वो अपने लिए कोई पढ़ा लिखा वकील हायर करना चाहता है तो उसको वो भी अधिकार नहीं था रॉलेट एक्ट के तहत। और साथ ही साथ अगर वो अपने लिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है तो ये तीनों अधिकार उसके पास नहीं थे। इसलिए इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। तो जो गांधी जी थे वो खुद एक बैरिस्टर थे जिन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन किया था, जो कि सन 1919 ईस्वी में ही किया गया था। इसमें सबसे पहले 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था और साथ ही साथ इन्होंने इसमें एक और आंदोलन शुरू किया था, करो या मरो का आंदोलन। यहाँ से यूपीएससी के लिए 2 क्वेश्चन उठ जाता है। पहला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो था वो सरदार पटेल जी ने दिया था, सरदार पटेल। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन उठता है कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये किस क्रांति का नारा था? तो ये वाला जो नारा था वो था अमेरिका की क्रांति का नारा, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है और कई छोटे लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है 6 अप्रैल को पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। गांधी जी ने हर जगह, हर राज्य में, मतलब जो छोटे छोटे नेता होते हैं उनको बोला था कि आप एक गुट बनाइए और रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन कीजिए। तो इस तरह से 6 अप्रैल को पूरे देश में ये आंदोलन चला था और जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 8 अप्रैल को ही गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी और उनको मुंबई में भेज दिया गया था। और उसके बाद से सत्याग्रह का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो था पंजाब। और पंजाब के जो 2 प्रमुख नेता थे वो थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी और इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से पूरे देश में ये बात आग की तरफ फैल गई थी। और उसके बाद से जो पंजाब के नेता थे उन्होंने इनको छुड़वाने के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई थी, जिसमें पुरुष, महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग आए थे। तो चलिए अब जलियांवाले बाग के बारे में हम लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग क्या था और उसमें क्या हुआ था। तो अब हम लोग जानेंगे जलियांवाले बाग के बारे में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। इस दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी यानी कि जिस समय गेहूं की कटैया होती है उस समय के दिन को बैसाखी कहा जाता है। तो इसमें क्या था, जलियांवाला बाग में जो भारत के वायसराय थे उस समय उनका नाम था चेम्सफोर्ड और जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था ओडायर। भारत का वायसराय को मान लीजिए कि भारत का पीएम जो कि चेम्सफोर्ड था और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था इनको मान लीजिए सीएम थे जो कि ओडायर थे। और उसके बाद से अमृतसर के जो सेनापति हैं जिनको हम लोग डीएम मान सकते हैं वो ब्रिगेडियर आर डायर थे। और उसके बाद से उस समय जो सेना का रेजिमेंट था वो गोरखा रेजिमेंट था। तो देखिए, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर थे उन्होंने वहाँ के सेनापति को, अमृतसर के सेनापति आर डायर को ये आदेश दिया था कि जलियांवाला बाग जो कि चारों ओर से
एक लंबी दीवार से ढका हुआ है और सिर्फ एक ही वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता ही है, बड़ा सा जो गेट है। वहीं पे जो अमृतसर के सेनापति आर डायर थे, उन्होंने अपनी सेना को पूरा खड़ा कर रखा था। तो जो अमृतसर के सेनापति थे आर डायर, उन्होंने जो जलियांवाला बाग था उसका जो एकमात्र गेट था वहां पे पूरा सेना की फौज खड़ी कर दी थी। और जैसे ही गेट खुला, लोगों को ये नहीं पता था कि बाहर जो है वो सेना के आदमी खड़े हैं, इसीलिए उनको तो नहीं पता था। लेकिन जो सेना के फौजी थे, उनको जैसे ही ओ डायर का आदेश मिला, उन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और इसमें लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। अंधाधुंध गोलियां चली थी लोगों के ऊपर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो अब जलियांवाला जो हत्याकांड था, इसमें इस हत्याकांड के बाद से जो भी लोग थे उन्होंने त्यागपत्र देना शुरू कर दिया था। जो चेम्सफोर्ड थे, यानी कि जो भारत के वायसराय थे, उनका एक परिषद हुआ करता था, सलाहकार का परिषद, जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता था। उसमें एक भारतीय नागरिक थे जिनका नाम था शंकरन नायर। इन्होंने भी उसमें परिषद के सदस्य के रूप में जो उनका पद था उससे इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से जमुना लाल जी थे जिन्होंने राय बहादुर के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को भी त्याग दिया था। और उसके बाद से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम सर नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसकी वजह से पूरे देश में जो विरोध था उसके खिलाफ वो बढ़ता जा रहा था। और इसी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने एक जांच आयोग का गठन किया था, जिसे हंटर आयोग कहा जाता है। तो इसमें क्या था, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर, उनको ये कहकर निर्दोष घोषित कर दिया गया था कि जलियांवाला बाग में सिर्फ 379 लोगों की ही मौत हुई है, लेकिन इसमें टोटल कम से कम 1600 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी के विरोध में, इसी के विपरीत जस्ट एक और आयोग बनाया गया था, जिसे मदन मोहन मालवीय आयोग कहा जाता है। इसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन इसका उस समय ज़्यादा पावर नहीं था, इसलिए इसकी बात को, इसके निर्णय को दबा दिया गया था। इसका ये निर्णय था कि जो ओ डायर हैं वो निर्दोषी नहीं है, बल्कि वही दोषी हैं, क्योंकि उन्हीं ने ब्रिगेडियर आर डायर को आदेश दिया था जलियांवाला बाग में फायरिंग करवाने के लिए। और इसके बाद से पंजाब के एक वीर थे जिनका नाम था उधम सिंह। इन्होंने उस समय प्रण ले लिया था, जिस समय जलियांवाले बाग में इतने लोगों की जान गई थी, उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं ओ डायर को एक न एक दिन मार के रहूँगा। और उसके बाद से जब ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया गया था हंटर आयोग के द्वारा, तो उसके बाद से वो लंदन चला गया था। और जैसे ही वो लंदन गया, उसके 21 साल बाद ही जो उधम सिंह थे वो लंदन पहुँचे और सन 1940 ईस्वी में उन्होंने ओ डायर का पता खोज लिया। और उसके बाद से उन्होंने किसी आदमी से पूछा था कि ओ डायर कहाँ पे रहता है, तो उन्होंने उसे बताया था कि एक हॉल है जिसका नाम है कैक्सटन हॉल, वहीं पर ओ डायर रहता है। उस समय जो ओ डायर था वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। तो इसके बाद से जब उधम सिंह कैक्सटन हॉल में पहुँचे तो उसकी मुलाकात ओ डायर से हुई। और उसके बाद से उधम सिंह ने ओ डायर से पूछा कि क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड तुमने ही कराया था? तो उसने, ओ डायर ने कहा कि हाँ, मैंने ही कराया था। तो उसके बाद से चूँकि वो बूढ़ा हो गया था, इसीलिए उधम सिंह ने उसको वहीं पे तुरंत गोली से मार दिया। तो इस तरह से रॉलेट एक्ट की जो घटना थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।